अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ डीएनए इनकोड्स अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो साइंटिस्ट के वर्क को स्टडी करेंगे। एक साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक सेंगर, जो कि एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने एक प्रोटीन इंसुलिन का अमीनो एसिड के कंप्लीट सीक्वेंस को पहली दफ़ा डिटरमिन किया। उनका ये वर्क काफ़ी अहमियत का हामिल था, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा ये कंक्लूड किया कि जो प्रोटीन्स होती हैं ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती हैं। और जल्द ही उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि जो तमाम एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं ये स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज होती हैं। एक और साइंटिस्ट हैं इंग्रम। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे। इन्होंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया को डिस्कवर किया। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड मेंडेलियन ट्रेट है या डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में जो पेशेंट्स का रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्क शेप की बजाय सिकल शेप के हो जाते हैं। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स मुश्तमिल होते हैं हीमोग्लोबिन से, तो जब हम एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के केमिकल स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों प्रोटीन्स में एक स्मॉल डिफरेंस हमें दिखाई देता है। इस फिगर के अंदर हम एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल और एक सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल की जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे। जब हम एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल को देखते हैं तो उसके जब हम एक जीन के एक ख़ास पॉइंट को हम देखते हैं तो उसके ऊपर ये सीक्वेंस नज़र आता है, गवानीन, एडेनिन और गवानीन। और उसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होता है, साइटोसिन, थायामीन एंड साइटोसिन। 3 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडान बनाते हैं और हर कोडान एक ख़ास अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो जो ये कोडान है GAG, ये स्पेसिफाई करता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को। इसी जीन के इस पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन की वजह से जो न्यूक्लियोटाइड दूसरा आपको नज़र आ रहा है एडेनिन, वो रिप्लेस हो जाता है विद थायामीन। यानी कि जो पहले उड़ान का सीक्वेंस था GAG, वो अब रिप्लेस हो गया है विद GTG। यानी कि जो एडेनिन है वो रिप्लेस हो गया है विद थायामीन। तो ये एक नया कोडान बन जाता है और ये कोडान एक दूसरे अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा जिसका नाम है विलाइन। यानी कि जो ग्लूटामिक एसिड जो था वो कन्वर्ट हो गया है विलाइन के अंदर, सिकल शेप रेड ब्लड सेल के अंदर। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का, जब हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड्स होते हैं और हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। हर अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं, जबकि हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। जब हम एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं तो उसकी जो पोजीशन नंबर 6 होती है उसके साथ ग्लूटामिक एसिड अटैच होता है। और जब हम बीटा चेन देखते हैं सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन की, तो हम ये देखते हैं तो वो ग्लूटामिक एसिड किस चीज़ के साथ रिप्लेस हो गया है, विलाइन के साथ, जो आपको इस फिगर में नज़र भी आ रहा है। तो जिसकी वजह से एक जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डिस्क शेप था रेड ब्लड सेल, वो कन्वर्ट हो गया क्रिसेंट शेप या आप कह सकते हैं सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो ये बेसिकली क्या थी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया।
आगे एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा। एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि यूज़ किया होता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, उसे हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन बेसिक इस बेसिक मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके यूज़ करते हैं, किसके लिए? रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द जीन्स। मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल डॉगमा के दो स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं। उन जीन के ऊपर एक खास जगह पे एक प्रमोटर सीक्वेंस होता है। उस प्रमोटर सीक्वेंस के साथ आगे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली एक एंजाइम है, तो जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के बाद जब एक डीएनए के ऊपर एक खास जगह पे या उस जीन के ऊपर एक खास जगह पे टर्मिनेशन सीक्वेंस या स्टॉप सीक्वेंस नज़र आ जाता है, तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना किस जगह पे? राइबोसोम्स के ऊपर। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ट्रांसलेशन। यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट राइबोसोम्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये बेसिकली सेंट्रल डॉगमा का मैकेनिज्म है। इन दोनों स्टेप्स को, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, हम आने वाले लेक्चर के अंदर इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट इसको हमने ये डिस्कस किया है कि सेंट्रल डॉगमा के दो स्टेप्स कौन से होते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ आरएनए। हमने पार्ट 1 में भी ये डिस्कस किया था कि आरएनए की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ऐसा आरएनए जो कि डीएनए से ट्रांसक्राइब्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रैवल करता है डीएनए से राइबोसोम्स के ऊपर। वो किस लिए? ताकि अमीनो एसिड की असेंबली हो सके, ताकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन सके। दूसरी टाइप है राइबोसोमल आरएनए। ऐसा आरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसलेशन के दौरान ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये प्रोवाइड करता है एक साइट, किस लिए? ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन असेंबल्ड हो सके। तीसरी टाइप है ट्रांसफर आरएनए। आरएनए का ऐसा मॉलिक्यूल जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे? राइबोसोम्स पे। किस प्रोसेस में? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इसको हम कह देते हैं ट्रांसफर आरएनए। एक ह्यूमन सेल के अंदर तकरीबन 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन तीनों आरएनएस का फंक्शन हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि मैसेंजर आरएनए का क्या फंक्शन है, राइबोसोमल आरएनए का क्या फंक्शन है और ट्रांसफर आरएनए का क्या फंक्शन है। इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक्स के अंदर? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।